Hello everyone, good morning and myself Shruti Sharma. Welcome back to Level Academy. Today's topic is cerebrospinal fluid. बेसिकली पैरामेडिकल का टॉपिक है ये। और आज हम समझेंगे कि CSF यानी कि ये CSF जो होता है एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल में प्रेजेंट होता है। इसको हम क्यों डायग्नोस करते हैं, कि इसका क्या ज़रूरत पड़ता है डायग्नोस करने का, और इसको कैसे किया जाता है, इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, और इसके कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं जब इसको एग्जामिन किया जाता है, वो हम आज इसके पार्ट फर्स्ट में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा ब्रेन का, तो आप लोग सब देख सकते हैं कि देखिए ब्रेन्स होता है, ब्रेन के अंदर इतने सारे चैनल्स होते हैं। इस चैनल में कहीं बीच में एक यहाँ पे देखिए कोरोइड फ्लेक्सिस है। तो कोरोइड फ्लेक्सिस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे ये द्रव बनता है जिसको हम बोलते हैं CSF। ठीक है, और यही द्रव आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नीला नीला पार्ट है ये पूरा बना के और फिर इस तरह से यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे नीचे की साइड में ये चला जाता है, यानी ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है। प्रतिदिन ये 400 से 600 ml बनता है, लेकिन लास्ट में ये 150 ml हमारी रह जाता है। तो बाकी कहाँ जाता है, बाकी हमारे ये पूरे ब्रेन के चैनल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितने सारे चैनल्स हैं, तो इनके अंदर ये पूरा समावेश होने के बाद जो रिमेनिंग 150 ml बचता है वही हमारे साइड में ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, CSF लिक्विड सेरिब्रोस्पाइनल कैसा पदार्थ है, ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है। द CSF cerebrospinal fluid is a clear colorless transparent fluid present in the cerebral ventricles spinal canal and subarachnoid space। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें डायग्राम में कि ये सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो चीज़ होती है, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है फॉर्मेशन, ठीक है, और एक है इसका स्टोरेज। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो फॉर्मेशन इसका होता है कोरोइड फ्लेक्सिस में, और अगर मैं इसकी स्टोरेज की बात करूँ तो वो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। दोनों चीज़ें अलग अलग है कि ये बन कहाँ रहा है और बनने के बाद ये डिपॉजिट कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो cerebrospinal fluid is a largely formed by choroid flexes of the lateral ventricle and remainder in the third and fourth ventricle। आपको यहाँ पे बेसिकली वेंट्रिकल के नाम ध्यान रखने हैं, एक है लेटरल और एक है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर जहाँ पे कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है वहीं पे CSF का निर्माण होता है। CSF इज ए सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो CSF जो है वो भी ब्लड का ही पार्ट है, यानी कि ब्लड इतना फिल्टर हो गया, इतना फिल्टर हो गया, इतना फिल्टर हो गया कि प्लाज्मा को भी उसने फिल्टर कर दिया। अब प्लाज्मा तो खुद एक वाटरी पार्ट होता है हमारी बॉडी में, तो अगर हम प्लाज्मा को भी अल्ट्रा फिल्टर कर देंगे तो जो मिलने वाली चीज़ है वो हमें क्या मिलेगी, CSF। दूसरी बात, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके अंदर फिर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ना WBC होगी, ना RBC होगी, ना लिम्फोसाइट्स होंगे, ना कोई और सेल प्रेजेंट होंगी। हाँ, थोड़ा छोटा मोटा प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड, सोडियम, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी। यहाँ पे इसलिए वर्ड आया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, तभी तो ये कलरलेस है। अगर इसके अंदर RBC होती तो ये कलरलेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये फिल्टर किसका हुआ है, ब्लड का ही हुआ है, पर ये इतना फिल्टर हो गया है कि प्लाज्मा का भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पार्ट है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ द CSF इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द एपिडेर्मल सेल्स लाइनिंग द वेंट्रिकल्स एंड अदर ब्रेन कैपिलरीज। अब यहाँ पे जो हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, वेंट्रिकल्स का मतलब होता है चैनल्स। हर चैनल के अंदर क्या है, छोटी 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 ऐसे मैं बताऊँ ना, लंबी लंबी ऐसी कैपिलरीज होती हैं। अब ये इतनी बारीक कैपिलरीज होती है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। अब जब ये ब्लड निकल रहा होता है, इन्हीं ब्लड का ये फिल्ट्रेशन होता रहता है। इन फिल्ट्रेशन की वजह से जो आपको द्रव मिलता है वो कहलाता है आपका CSF। ये कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो अबाउट 20 ml पर आवर। एक घंटे में कितना बन रहा है, 20 ml।
पर मिनट में कितना बन रहा है, 0.3 से 0.4 ml। 500 ml पर डे बनता है एडल्ट के अंदर, जिसमें से टर्नओवर 3.7 टाइम ए डे, यानी कि इसका जो टाइमिंग होता है वो 3.7 मिनट के हिसाब से ये पर डे के अंदर इसका टाइम टर्नओवर होता रहता है। टोटल क्वांटिटी जो बचती है फाइनली वो कितनी होती है, 90 से 150 ml इन एडल्ट, 30 to 40 ml विद इन द वेंट्रिकल्स, यानी जितना भी जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है 30 to 40 ml। अबाउट 110-120 ml इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। अब सब एरेक्नोइड स्पेस यहाँ पे आया है कहाँ पे, डिपोजिशन के लिए, आफ्टर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने लेटर वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर वेंट्रिकल, रिमाइंडर ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल और लेटर वेंट्रिकल जो कोरोइड फ्लेक्सस में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा वर्ड्स आ रहा है क्या, सब एरेक्नोइड स्पेस, ये रहा सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये है आपके सामने ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, तो जो ये ब्रेन का डायग्राम है, यहाँ पे आप आराम से देखें डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ये CSF का वो ये वाला पार्ट है जहाँ पे कि CSF बन रहा है। और बनने के बाद यहाँ पे जो भी आपको एरो दिख रहे हैं, एरो के दिखने के बाद ये इसका पाथवे है कि ये यहाँ से थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल से होते 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 फिर ये पूरा सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है। चला जाने के बाद ये नीचे चला जाता है कहाँ पर, सेरेब्रोस्पाइनल सेंट्रल कैनाल के अंदर चला जाता है। तो अगर मैं ये वाले डायग्राम की बात करूँ तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन, कोरोइड प्लेक्सस। अब मैं इधर अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये सब एरेक्नोइड स्पेस है। सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, ये वाली जो होती है हमारी पाया मैटर होती है और अंदर वाली जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, तो पाया मैटर ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या कहलाता है हमारा, बेसिकली एरेक्नोइड स्पेस। उस एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये जाके जमा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये आपका CSF जमा होने के साथ साथ ये सब एरेक्नोइड स्पेस केवल ब्रेन में नहीं, ये पूरी वर्टिब्रा में, पूरी स्पाइनल कोड में चल रहा है। ठीक है, और ये इसके लेटरल, फोर्थ वेंट्रिकल, स्पाइनल कोड, कैनाल, ये सब कुछ यही प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब एरेक्नोइड स्पेस इज डिफरेंट एंड कोरोइड फ्लेक्सस इज डिफरेंट। कोरोइड फ्लेक्सस इज वेयर द पार्ट ऑफ वेयर द फॉर्मेशन ऑफ CSF and subarachnoid space is the part of your brain where the deposition of the CSF। ओके, आगे चलते हैं। एपिथेलियम से पेरिकार्डियल है, ये देखिए ड्यूरा मैटर है आपकी, सबएरेक्नोइड स्पेस है, ये सबएरेक्नोइड स्पेस है पूरा जो भी आपको दिख रहा है, और ये आपके ब्रेन के अंदर वाली लेयर ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो मतलब कि ये बाहर की साइड में प्रेजेंट है आपका CSF। ठीक है, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि सबएरेक्नोइड पे कोरोइड फ्लेक्सस और लेयर्स के बाहर ये प्रेजेंट होता है। अब CSF बन गया, डिपोजिशन हो गया, अब क्या है इसका सर्कुलेशन, कि इसका पाथवे क्या है। तो लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनेरो, इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन थर्ड एंड फोर्थ, यानी इनके ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं। ओपनिंग पॉइंट्स में का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको फोरामेन ऑफ मोनेरो दिख रहा है वहाँ से CSF निकल के देन फिर अगले चैनल के अंदर प्रवेश करता है। जैसे थर्ड पे जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ में जाएगा, है ना, जैसे यहाँ सेरेब्रल एजुकेडक्ट है। तो ये उनके ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो उनको ट्रांसफ़र होना है CSF को। ठीक है, तो ये आपको चाहे तो आप ये वाले याद कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपको याद करना है तो आप ये वाला भी देख सकते हैं कि फोरामेन ऑफ लुइस-का, फोरामेन ऑफ मेनिंग-डाई एंड फोरामेन ऑफ लैश का, ये इसके पाथवे हैं। सब जाना कहाँ है फाइनली, सब एरेक्नोइड स्पेस ब्रेन ऑफ स्पाइनल कोड, यानी सब एरेक्नोइड कोड केवल ब्रेन का नहीं होता है, स्पाइनल कोड का भी होता है। जैसे मान लीजिए आपकी स्पाइनल कोड है तो यहाँ पे भी सब एरेक्नोइड स्पेस है और यहाँ पे आपका ये जमा हो जाएगा बाहर की साइड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF थ्रू द arachnoid villi. The arachnoid villi are finger-like inward projection of the arachnoid membrane through the walls into venous sinus. Villi from an arachnoid granulation projecting into the tissue sinus. अब क्या होता है, ब्रेन में बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके टिश्यूज़ होते हैं। तो एरेक्नोइड के अंदर जो भी जाने वाला जो CSF है
वहाँ पे कुछ ऐसे फिंगर टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर टाइप के प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, बाकी के CSF को अंदर की साइड ले जाते हैं। अभी अंदर की साइड जब CSF में जाएंगे तो आपका ब्रेन कैसा रहेगा, बेसिकली ब्रेन आपका रहेगा मॉइस्ट रहेगा। अब ये ब्रेन मॉइस्ट रहेगा तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके ब्रेन में कभी ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो आपका एकदम माथा झंझना जाएगा, तो डायरेक्ट आपके ब्रेन में चोट नहीं लगेगी, CSF इसको झेल लेता है। ठीक है, CSF होने का हमारे ब्रेन में ये बहुत बड़ा बेसिक फ़ायदा है। शायद मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं अटैच किया, पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। CSF फंक्शन का होता है कि सबसे पहली बात, ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आप जो भी खाते हैं पीते हैं, आपके ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, जितने भी टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब हमारे ब्रेन की सेल को, ब्रेन की टिश्यू को प्रोवाइड करवाता है कौन, CSF। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द ब्लड ही है, CSF भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। दूसरा, CSF जो होता है हमें शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, यानी कि सडनली आप कुछ भी काम कर रहे हो, सडनली आपके सर पे आके कोई चीज़ गिर गई है तो एकदम से आपका ब्रेन हिट नहीं होगा, उससे पहले CSF जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ जो CSF भरा हुआ है वो उसको झेल लेता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ हिल गया माथे में, लेकिन आपको चोट इंटरनल नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब तीसरा काम इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। आपको किसी भी बाहर से लगने वाली चोट और अंदर से लगने वाली चोट में सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोटेक्ट करने वाला ब्रेन का पार्ट है वो कहलाता है आपका CSF। तो इसका प्रोटेक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो गया और एक शॉक एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और या फिर कभी कभी आपके जैसे कोई ट्यूमर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी CSF का बहुत बड़ा रोल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CSF, यानी कि ये कैसा होता है, एक तरह से हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी समझ सकते हैं कि कलर इसका ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइड है। स्पेसिफिक प्योरिटी इसकी 0.443 से 4.41, कहीं कहीं पे 3 से 8 भी दिखाता है, यहाँ पे 4 से 7 दे रखा है। रिएक्शन इसके एक्लाइन है, डज नॉट कोगुलेट। ठीक है, सेल्स इसमें एडल्ट में 0.0 to 5 सेल्स है, इन्फेंट में 31 to 5 या में 25 to रेंज में सेल्स। अब यहाँ पे जो सेल्स वाला लड़ाई कौन सी सेल्स है, ये बेसिकली लिम्फोसाइट सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल तो होती नहीं है इसमें, सिंपल लिम्फोसाइट भी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, 0.8 से 0.5 तक इसमें सेल्स होती है। प्रेशर 60 to 180 mm एस टू एडल्ट, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको, कुछ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे CSF में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, है ना, कैल्शियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड एंड बिलिरुबिन। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंपोजिशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और ग्लूकोज, यानी 15 to 45 mg/dl प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 45 से 80 यहाँ पे mg/dl। अभी जब मैं आपको आगे एग्जामिनेशन समझाऊंगी तो वहाँ प्रोटीन ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन ग्लूकोज का क्या रोल है, प्रोटीन ग्लूकोज अगर किसी की बॉडी में अगर बढ़ जाता है CSF में और ग्लूकोज कम हो जाता है तो सीधा यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस होता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर करूँगी। देन फंक्शंस यहाँ पे हैं, अच्छा मैंने अटैच कर रखा है फंक्शन। प्रोटेक्शंस है, न्यूट्रिशंस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है एंड लुब्रिकेशन है। लुब्रिकेशन जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए क्या डालना पड़ता है हमें, ऑयल। जैसे ऑयल नहीं चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, आगे काम नहीं करेगी। तो हमारे माथे को भी क्या चाहिए, हमारे सर को भी क्या चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। वो लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, वो लुब्रिकेशन बेसिकली CSF होता है। इंडिकेशन ऑफ CSF एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे ये है कि हम CSF एग्जामिनेशन करते क्यों हैं, क्या रीज़न है करने का। तो हमें एक इन्फेक्शन होता है CSF में, सॉरी ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और एक होता है एसेनोफाइलिटिस, है ना। ये ब्रेन की बीमारियाँ होती है, इंफ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे सार्कोइडोसिस या न्यूरोसिफिलिस या फिर SLE, यानी कि सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। ठीक है, या फिर इन्फ्लेटिव कंडीशन, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, कैंसर के पार्ट ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग CSF थेरापेटिक, कोई एंटीबायोटिक चल रही है या एंटी कैंसर ड्रग है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर CSF का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब CSF का एग्जामिनेशन करेंगे तो CSF को पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो CSF का कलेक्शन ही अगर आपके एग्ज़ाम में कलेक्शन वर्ड ना बोल के ये आ जाए लंबर पंचर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लंबर पंचर का मतलब क्या होता है, CSF कलेक्शन। A lumbar puncture, also called a spinal tap, is a procedure where the sample of the spinal fluid is taken for examination.
तो यहाँ पे ये परिभाषा दी है लंबर पंचर की। लंबर पंचर एक वो व्यवस्था है, एक वो टेक्निक है जिसमें कि हम स्पाइनल में से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेक लेकर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे हम देखते हैं लंबर पंचर प्रोसीजर यानी CSF का कलेक्शंस। तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कैसे घुटनों के आगे मुड़ के बैठा हुआ है और ये आपके स्पाइनल कोड है। माथे में से सैंपल नहीं लेना है, सर में से नहीं लेना है, क्योंकि सब इरेक्टोरल पार्ट वर्टिब्रा में भी प्रेजेंट होता है साइड में। ये आपकी चल रही है स्पाइनल कोड। ठीक है, एक मिनट, ये चल रही है आपकी स्पाइनल कोड। L3 और L4 के बीच में से सब इरेक्टोरल पार्ट में से आपको सैंपल लेना है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा 3 और लंबर वर्टिब्रा 4। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे इसने मार्क कर दिया। लेवल ऑफ इली क्रस्ट हो गया आपका ये वाला, और L3 L4 के बीच में से वो सैंपल आपका कलेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा हमें ये सब चीज़ करानी है। आपके गर्दन वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाएगी, या फिर आपको कोई फीवर आ रहा है, या फिर आपका सर बार बार बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, यानी कि सिर दर्द गोली खाने के बाद भी आपका माथा सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में सर में पेन हो रहा है, आपकी गर्दन पूरी तरह से पीछे से अकड़ गई है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर आपके ये वाला सैंपल करवा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉज उसको देखना होता है डॉक्टर को, वो देखता है मेनिंजाइटिस का। ओके, तो पेशेंट यूजुअली लाई ऑन द बेड ऑन साइड लेटरल रिकमेंड पोजीशन विथ नीज पुल्ड अगेंस्ट द चेस्ट है, यानी आप अपने घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ वहाँ पे उसको करके और देन फिर आप उसको लेट जाएंगे। इट में ऑल्सो डन बी सिटिंग अप एंड लाइनिंग फॉरवर्ड ऑन सम पिलो स्टेलाइज द एरिया, यानी कि ये हम पिलो के ऊपर लेटा के भी कर सकते हैं। पुश एंड पे निडल, यहाँ पे जो लंबर पंचर निडल है थ्रू द स्किन एंड टिश्यू बिटवीन द टू वर्टिब्रा एंड टू द स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड विच इज फिल्ड विद दिस। यहाँ पे देखिए थिंग से जहाँ पे यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई है, जबकि इससे पहले कंसेंट फॉर्म होता है, ट्यूब सिलेक्शन होता है, ट्यूब में मार्किंग होती है, देन फिर इसमें PPT किट पहनी जाती है, देन फिर उसमें उसका जो पार्ट है लंबर वर्टिब्रा का वहाँ से उसको वाइप ऑफ करके वहाँ पे थंब से एक मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने के बाद वहाँ से जहाँ से आपको सैंपल लेना है देन स्पाइनल निडल का यूज़ किया जाता है। CSF लीक बैक थ्रू द निडल इज कैंसल्ड कलेक्टेड इन द 3 ट्यूब। कितनी ट्यूब बोली है यहाँ पे? 3 ट्यूब बोली। जनरली अप टू 6 to 7 ml कैन बी टेकन फ्रॉम एन एडल्ट। अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि CSF का सैंपल की मात्रा कितनी ली जाती है तो 6 to 7 ml ली जाती है। इफ़ प्रेशर इज़ नॉर्मल 50 to 80 nm H2O, यानी कि जब हम ले रहे होते हैं तो ये प्रेशर हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ये आपके यहाँ पे निडल का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये आपकी CSF की स्पाइनल निडल है, लिखा हुआ है इस पर स्पाइनल निडल। ठीक है, ओके, और ये आपके सारे लंबर वर्टिब्रा है। तो 3 and 4 के बीच में से हमें सैंपल को कलेक्ट करना है। लंबर पंचर कॉम्प्लिकेशन, अब हमने पंचर कर लिया, कलेक्शन कर लिया, पर करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि पोस्ट लंबर पंचर हेडेक नहीं होना चाहिए पेशेंट को, यानी कि हो गया फिर हेडेक हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन द स्पाइनल कैनाल, ऐसा नहीं हो कि आपने वहाँ पे थोड़ा सा स्वैब यूज़ नहीं किया हो या फिर आपने इस चीज़ को स्टरलाइज नहीं किया हो तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। सबड्यूरल हीमेटोमा हो सकता है। फेलियर टू ऑब्टेन CSF ड्राई टाइप, यानी कि हो सकता है कि CSF वहाँ से निकलना ही बंद हो जाए या निकले ही नहीं। हेरेनेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम कहाँ की है? आपकी ब्रेन की है। ठीक है, एपिडर्मल कोई सिस्ट का निर्माण नहीं हो जाए। अब हमने जो सैंपल कलेक्ट करी है वो कितने करी है? 3, एक केमिस्ट्री में, एक हेमेटोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में हमें इसको नहीं रखना है। डू नॉट कीप अंडर रेफ्रिजरेशन को CSF सैंपल को। रूटीन में हम देखेंगे व्हेन इंडिकेट, जब रूटीन हम करते हैं तो इसका ग्रोथ एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें हम सेल काउंट देखते हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कल्चर है, स्ट्रेन, साइटोलॉजी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और VDRL। ये सारे टेस्ट हैं हमारे CSF के, जो कि रूटीन के अंदर किए जाते हैं। मतलब जब डॉक्टर CSF रूटीन लिख देगा तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नॉर्मल CSF अपीयरेंस इन क्रिस्टल क्लियर एंड कलरलेस है।
तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, ये है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो आप आंखों से देख के कर सकते हैं इजीली। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नॉर्मल शेप्स अपीयरिंग क्रिस्टल क्लियर, मैक्रो है ना ये, ठीक है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस कैन कॉज फ्लूइड टू अपीयर क्लाउडी, टर्बुलेंट, ब्लडी, विस्कस और क्लॉटेड। हम सब जानते हैं कि ये सब सैंपल एक कलरलेस होता है, बट हम ये देख रहे हैं कि अगर आपका पैथोलॉजी प्रोसेस जो है वो उसके अंदर जब होने वाली प्रॉब्लम है वो कब हो सकती है, जब सैंपल आपका क्लाउडी हो, टर्बिड हो, या फिर थोड़ा सा ब्लडी हो जाए या विस्कस हो जाए। पहली बात तो जब आप सीसप का सैंपल निकाल रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन निकालता है या वो जो भी कोई एक वेल ट्रेंड पर्सन इसको जब हैंडल कर रहा होता है तो ये ध्यान रखता है कि उसमें से ब्लड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आरबीसी आ गई ना तो आप पूरा सैंपल आपका ख़राब हो जाएगा और आप सैंपल को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो क्लैरिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ अ लिटिल क्लिनिकल यूज एक्सपेक्ट प्रोवाइड एन इमीडिएट indication of abnormality of the CSF. A very useful point to remember that large number of cells can be present without affecting the clarity. यानी कि हमें क्या करना है कि जो आपका इंडिकेशन होता है, वेरी यूजफुल पॉइंट, कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग द क्लियरिटी। अगर आपकी क्लियरिटी क्लियर नहीं आ पा रही है तो हो सकता है कि उसके अंदर सेल्स आ गई हो, ठीक है। अपीरियंस ब्लड मिक्सड, जेंटोक्रोमिक, थिक विस्कस, क्लॉट या कॉबवेब। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला जेंटोक्रोमिया है, मतलब कि थोड़ा सा येलोइश पार्ट दिख रहा है। और सबसे लास्ट वाला जी ट्यूब है वो कैसे दिख रही है, जैसे लग रहा है कोई क्लॉट उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो CSF के अंदर हम देखेंगे फाइंडिंग्स। तो ग्रॉस अपीरियंस में, ट्रॉमेटिक में ब्लड मोर इनिशियल ट्यूब एंड ब्लड कोट ऑन स्टैंडिंग, यानी कि अगर ट्रॉमेटिक हमने लंबर पंचर किया है थोड़ा सा तो उसमें ब्लड ज़्यादा आ सकता है। सब एक्नोडी हेमोरॉइड्स, ब्लड यूनिफॉर्म इन ऑल ट्यूब्स एंड ब्लड डज नॉट क्लॉट ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, यानी थोड़ा सा ब्लड उसमें आएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियर सुपरनेट्रेट मिल जाएगा, पिंक और येलो सुपरनेटेड मिलेगा इसके अंदर। माइक्रोस्कोपी में प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इन लेटर ट्यूब्स, क्योंकि सारा तो पार्ट कहाँ चला गया आपका, सेडिमेंट में चला गया, तो आरबीसी जो होंगी वो सब डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में आरबीसी फिर नहीं आएगी। आरबीसी काउंट यूनिफॉर्म इन ऑल ट्यूब, इस वाली कंडीशन में आरबीसी सारे ट्यूब में प्रेजेंट होंगी। सी सेपरेशन नॉर्मल और इसमें इंक्रीज हो जाता है, यानी कि दो ऐसे लंबर पंचर के पार्ट है जहाँ पर आपको ये कंडीशन शो हो सकती है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक जेंटोक्रोमिया के बारे में। तो जेंटोक्रोमिया कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सब एरिथ्रोइड एंड इंटर सेरिब्रल हेमोरेज के अंदर होता है, ये ट्रोमेटिक टाइप होती है, जॉन्डिस हो जाता है जब पेशेंट को, तो प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें इन्फेंट्स के अंदर तो इमेचर ब्लड CSF बैरियर एलिवेटेड बिल्डुबिन, हाइपर कार्सिनोमा या मेनिकुलर मेलानोमा। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो येलो येलो जोन दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली CSF के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, ट्रॉमेटिक CSF में ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेंटोक्रोमिया। तो नॉर्मल CSF आपको किस तरह दिखाएगा, नॉर्मल CSF आपको ऐसे दिखेगा और जेंटोक्रोमिक CSF आपको थोड़ा सा इस तरह का येलो येलो दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी सैंपल आए ना तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास सैंपल किस कलर का आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा थिक विस्कस CSF भी हो सकता है फीवर, जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम हो या क्रिप्टोकोकल की प्रॉब्लम हो या फंगल की प्रॉब्लम होती है ना, एडेनोकार्सिनोमा हो जाता है पेशेंट को, तो CSF आपका थोड़ा सा क्या हो सकता है, थिक और विस्कस हो सकता है। क्लॉट फॉर्मेशन हुए 150 mg पर ज़्यादा, जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन सुना है आपने, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, फिब्रिन में चेंज हो जाता है। तो ये फिब्रिन में जब चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉट बनना चालू हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस कंडीशन में ये होते हैं कि फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो फिब्रिन के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका स्पाइनल ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके मैक्रो एग्जामिनेशन यानी फिजिकल एग्जामिनेशन। डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस टाइप ऑफ क्लॉट, यानी कि यहाँ पर फाइन क्लॉट है तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, लार्ज क्लॉट है तो प्लूरल मेनिंजाइटिस है, कंप्लीट एंड स्पॉन्टेनियस क्लॉट है तो यानी स्पाइनल कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये सारे क्लॉट के हमने पार्ट आपको बता दिए हैं।
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एज वाइज, जैसे कि अगर 6 मंथ में है तो स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई हो सकता है, 6 मंथ से 6 ईयर स्ट्रेप्टोकोकस निजेरिया मेनिंजाइटिस का भी कॉज हो सकता है, 60 ईयर तक भी निजेरिया मेनिंजाइटिस। अब आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। और 60 ईयर से ऊपर अगर हम देखेंगे तो किसी पेशेंट को अगर निमोनिया है तो उसके बैक्टीरिया CSF के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनस भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा फिजिकल हो चुका है पूरा, अब हम बढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जैसे कि बेटा हम ब्लड का करते हैं वैसे हमें CSF का करना है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसाइट, RBC, ठीक है, जैसे हम साइटोलॉजी भी करते हैं कभी। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के एक पार्ट में हमें देखेंगे कि माइक्रोजनेशन के एग्जामिनेशन के एक पार्ट में हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें देखेंगे कि उसके अंदर कोई ल्यूकोसेल WBC या फिर कोई RBC या फिर उसके अंदर कोई और चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। तो आपको दिख रही है ना, ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये कोई कलरलेस नहीं, अभी आप पहचान नहीं पाओगे कि लिम्फोसाइट है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे ये सेल्स हमको दिख रही है बस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, एक मिनट। मेथड, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में टोटल प्रॉपरली मिक्स द CSF सैंपल। हम पहले CSF सैंपल जो हमने लिया उसको थोड़ा मिक्स करेंगे। 9 ड्रॉप ऑफ CSF इज डाइल्यूटेड विद 1 ड्रॉप ऑफ CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यहाँ पे जो हम CSF का जो फ्लूइड लेंगे उसको हम CSF डाइल्यूटेड फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे। द काउंटिंग चैम्बर कवर्ड विद कवर स्लिप and charge the counting chamber with fluid and allowed the stand for 5 minutes for the cells to settle. Cells are counted in the 9 squares. देखिए यहाँ पे दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं, एक होता है रोचेंद्रल चैम्बर, एक होता है आपका WBC चैम्बर। अभी मैं आपको सारा डिस्क्राइब करूँगी आगे। तो CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, 10 ml ग्लिसरॉल एसिटिक होता है, क्रिस्टल वॉलेट प्रेजेंट होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ये बनाया जाता है, मार्केट में ये बना बनाए भी मिलता है, ठीक है। कैलकुलेशन में नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड एंड इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 एज न्यूबार चैम्बर हैज अ डेप्थ ऑफ 0.1 mm एंड टोटल काउंटिंग एरिया 9 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यूबार चैम्बर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, ये आपका क्या है, एक प्रकार का न्यूबार चैम्बर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैम्बर है। इस पूरे की क्या है 3 mm है, लेकिन अगर मैं एक बॉक्स की बात करूँ तो 1 mm है। तो 1 इंटू 1 mm, लंबा इंटू चौड़ाई 1 mm हो गया, लेकिन इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.1 mm होती है, ठीक है। ये आपका है न्यूबार चैम्बर। कांच की स्लाइड जैसे ही आता है, ये वाला पार्ट पूरा आपको देखना होता है। यहीं पे आपको यहाँ से सैंपल लोड किया जाता है और देन फिर कवर स्लिप लगा के इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। सेल काउंट नॉर्मल एडल्ट CSF 0.5 ml हो सकता है, कॉपी कौन सी, लिम्फोसाइट हो सकती है। RBC काउंट इज लिमिटेड यूज बट कैन बी यूज टू करेक्ट CSF ल्यूकोसाइट काउंट्स एंड CSF टोटल वैल्यू ऑफ ट्रॉमेटिक टाइप ऑफ CSF। आगे हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे WBC प्रेजेंट है या RBC प्रेजेंट है या कौन सी सेल प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, वो सब हमें ध्यान रखना है। अब CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड में 3 चीज़ होती है, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, एक होता है ग्लाइशियल एसिटिक एसिड, एक होता है मिथाइलिन ब्लू। ये सब मिला के हम बनाते हैं CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड, है ना। सबका मैंने रेशियो यहाँ पे दे रखा है। अब बेसिकली ग्लाइशियल एसिटिक एसिड का काम क्या होता है कि कोई भी अगर RBC होती है तो उसकी मेम्ब्रेन को रैप्चर करेगा। मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा, पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा कलर डार्क करेगा ताकि सेल्स उसके ऊपर आपको आराम से दिख पाए, ठीक है। सेल्स को नहीं करेगा, लेकिन ये पीछे के बैकग्राउंड को क्या करेगा, थोड़ा सा कलरफुल कर देगा। प्रोसीजर, मिक्स द CSF सैंपल केयरफुली, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक हमने WBC पिपेट दे रखी है, ये कांच की पिपेट होती है, पर ये वाला पार्ट जो है पूरा रबड़ का होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेम जैसी चीज़ दिख रही है, ये आपका बल्ब दिख रहा है। बल्ब में ये एक छोटी सी ब्रिल होती है वाइट कलर की, और माउथ पिक आप यहाँ से कर सकते हैं सैंपल के लिए। ये पूरा स्टेम है। यहाँ पे बड़ा बड़ा हमको क्या दिख रहा है, बड़ा बड़ा हमको दिख रहा है यहाँ पे 3 मार्किंग दिख रही है, ठीक है। 11, 1.0 और 0.5।
तो हम पहले CSF सैंपल को 0.5 तक ले सकते हैं, देन फिर हम डाल्टन फ्लूइड को 11 तक लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बीड होती है ना, वाइट कलर की बीड होती है इसमें, वो बीड क्या करती है, इसमें सेल को जो भी मेम्ब्रेन को रैप्चर करना होती है उसको कर देती है और आप इसको अच्छे से हैंड से हिला के CSF को मिला सकते हैं। तो मिक्स द CSF सैंपल इज़ केयरफुली मेक 120 डाइल्यूशन। जब हम ये पूरा कर लेंगे 11 मार्किंग तक तो ये डाइल्यूशन बन जाएगा 120 का। डाइल्यूट द स्पेसिमेन ओनली व्हेन इट क्लाउडी, इफ क्लियर CSF यूज इट अनडाइल्यूटेड। हमको CSF डाइल्यूशन करने की ज़रूरत दो कंडीशन में होती है, या तो CSF का सैंपल हमारे पास बहुत कम हो या फिर हमारा CSF का सैंपल जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो, थोड़ा सा टर्बिड हो, तो हमें CSF से सैंपल को हमें करने की ज़रूरत पड़ती है डाइल्यूट बाय यूजिंग WBC पिपेट। अगर WBC पिपेट नहीं है आपके पास और आप अगर ट्यूब से बना रहे हैं तो 20 ml CSF ले लें, 1 ml स्पेसिमेन ले लें टेस्ट ट्यूब का। ध्यान रहे CSF आपको 1 ml लेना है, 20 ml आपको क्या लेना है, डाल्टन फ्लूइड लेना है। और अगर यही चीज़ अगर आप माइक्रोलीटर से यानी पिपेट से बना रहे हैं तो 1 माइक्रोलीटर आप ले सकते हैं CSF और 20 माइक्रोलीटर ले सकते हैं आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड। वेट फॉर 5 मिनट आफ्टर डाइल्यूशन द स्पेसिमेन, आपको 5 मिनट रुकना है। देन आपको लोड द काउंटिंग चैम्बर। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना काउंटिंग चैम्बर, ये लोड था, तो यहाँ पे ये लोड द काउंटिंग चैम्बर है, यहाँ पे आपको ये क्या करना है, लोड करना है सैंपल को। लोड करने के बाद भी हमको क्या करना है, लीव द काउंट चैम्बर ऑन द काउंटर फॉर 5 मिनट टू अलाउ द सेल टू सेटल। अभी हमने जो सैंपल उसके अंदर लोड किया है न्यूबार चैम्बर के अंदर, उसमें क्या करना है, 5 मिनट रुक के ताकि इसमें सेल क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। काउंट अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव, फिर हम इसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रख के न्यूबार चैम्बर को 10S के नीचे अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये सारा कर लिया, फाइनली हमें निकालना है इसमें TLC। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ सेल काउंटेंट यानी कि N। डायलूशन कितना था हमारा 1:20 तो 20। एरिया काउंटेंट कितना है 9 क्योंकि 9 स्क्वायर है। और डेप्थ ऑफ फ्लूइड क्या है हमारी, यानी डेप्थ ऑफ कितनी है हमारी उस एक बॉस की डेप्थ क्या है 0.1। ठीक है, तो सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए हैं और ये आपके यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। 0.1 को अगर हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वही सेम है, TLC निकाल रहे हैं तो N/20। ठीक है, हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने N का मान 27 रखा, तो अगर N को मैं 27 रखूँगी तो जो भी मैं सॉल्व करूँगी आप सॉल्व करके देख लेंगे, तो TLC आपकी निकल के आ जाएगी 600 CU/mm। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ कैलकुलेशन हो गया हमारा। DLC, फिर DLC हमारा है इसमें ल्यूकोसाइट काउंट के। DLC ल्यूकोसाइट काउंट में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस WBC लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल एंड अदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, पिपेट, रोमान बास्केट स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या होता है कि जब TLC आपकी जब 200 काउंट से भी अगर ऊपर आ जाती है तो हमें अब ये देखना मस्ट हो जाता है कि उसके अंदर लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है या क्या है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको निकालने के लिए DLC करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, पिपेट, रोमान बास्केट स्टेन और स्लाइड प्रोसीजर में सेंट्रीफ्यूज द स्पेसिमेन, मिक्स द डिपॉजिट, टेक ऑफ ड्रॉप सेडिमेंट, क्लियर स्लाइड में कुछ भी नहीं करना है, स्लाइड लेनी है। स्लाइड लेने के बाद हमको क्या करना है, ये स्लाइड ले लिया आपने, स्लाइड के अंदर आपने स्मीयर बना लिया CSF का और फिर इसके ऊपर आपने लिशमान स्टेन डाल दिया या मेथनॉल में फिक्स कर लिया। फिर उसके बाद आप उसको जब पूरी स्टेनिंग हो जाएगी तब आप इसको 40 केस के अंदर देख लेंगे। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा पाइजेनिक इन्फेक्शन यानी बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, और अगर आपको लिम्फोसाइट दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये पेशेंट को TB या वायरल कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये मेरा पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। अगले सेशन में आपको उसका माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन वाला पढ़ाऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। तो आई होप अंडरस्टैंड, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी अब आने वाला है। ठीक है।